हॉलीवुड की स्पेस फिल्में ना हमेशा हमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोलती हैं। स्पेसशिप के धमाकों वाला झूठ। हाँ बिल्कुल। मतलब जब भी स्क्रीन पर कोई एस्ट्रॉइड फटता है या दो स्पेसशिप टकराते हैं तो स्पीकर से कान फाड़ देने वाला धमाका होता है, जो कि असल में नामुमकिन है। एकदम नामुमकिन। असल में अंतरिक्ष पूरी तरह से गूंगा है, एकदम शांत। तो आज की इस गहन चर्चा में हमारा मिशन इसी अदृश्य ऊर्जा यानी ध्वनि को डीकोड करना है। और इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार स्रोत है, अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटीज ऑन द फिजिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ साउंड। हाँ, तो आज का हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि आखिर प्रतिध्वनि, जिसे हम इको कहते हैं, उसका असली विज्ञान क्या है, और जब ध्वनि शोर बन जाती है तो उसके नियम कैसे काम करते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, मतलब मैकेनिकल वेव। इसका असल में क्या मतलब हुआ? तो इसे अगर हम प्रकाश से तुलना करके देखें तो बात बहुत साफ हो जाती है। सूरज की रोशनी करोड़ों किलोमीटर का निर्वात यानी वैक्यूम पार करके धरती तक आ जाती है। हाँ, क्योंकि उसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ध्वनि बिना माध्यम के 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं बढ़ सकती। इसे यात्रा करने के लिए कणों की, मतलब पार्टिकल्स की जरूरत होती है। तो जब कोई चीज कंपन करती है तो वो हवा या पानी के कणों को धक्का देती है। सही कहा। वो कण अपने आगे वाले कणों को धक्का देते हैं और इस तरह एक चेन रिएक्शन होता है, ऊर्जा आगे बढ़ती है। अंतरिक्ष में वायुमंडल ही नहीं है तो कोई कण भी नहीं है टकराने के लिए। अच्छा, इसका मतलब अगर कोई अंतरिक्ष यात्री चांद पर खड़ा होकर अपने साथी के कान में जोर से चिल्लाए भी तो कुछ सुनाई नहीं देगा? कुछ भी नहीं, एकदम सन्नाटा। इसीलिए तो वे रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। हम ये मान सकते हैं कि ठोस माध्यम में आवाज की यात्रा एक भीड़-भाड़ वाले कमरे में कानाफूसी की तेजी से फैलने जैसी है। बहुत बढ़िया उपमा है ये। है ना? जहाँ लोग इतने करीब है कि बात तुरंत पहुंच जाती है, जबकि हवा में ये एक खुले मैदान में चिल्लाने जैसी है, जहाँ कण बहुत दूर दूर हैं। एकदम सटीक। और स्रोत के आंकड़े से साबित भी करते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की चाल लगभग 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन समुद्री पानी में ये सीधा 1531 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। और एल्यूमिनियम जैसी धातु में तो कितनी? 6420 मीटर प्रति सेकंड। बाप रे, इतना बड़ा अंतर! हाँ, क्योंकि ठोस पदार्थों में अणु एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और मजबूती से बंधे होते हैं। तो एक अणु हिलता है, वो तुरंत अपनी ऊर्जा दूसरे को दे देता है। अच्छा, हवा में कण दूर होते हैं इसलिए समय लगता है। बिल्कुल। और यहाँ घनत्व के अलावा तापमान भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हवा गर्म होने पर आवाज की चाल बढ़ जाती है, तक माइक्रो सेकेंड्स ही सही, लेकिन जल्दी पहुंचती है। हाँ, क्योंकि गर्म हवा के कण ज्यादा ऊर्जावान होते हैं, वे तेजी से भागते हैं और आवाज को भी तेजी से पहुंचाते हैं। ये बारीक विवरण बहुत ही अद्भुत है। अब चूंकि आवाज इतनी तेजी से भागती है, तो क्या होता है जब ये किसी पहाड़ या दीवार से टकराती है? मतलब प्रतिध्वनि या इको कैसे बनती है? तो जब ध्वनि किसी भारी और घने माध्यम से टकराती है जिसे वो पार नहीं कर सकती, तो वो वापस लौट आती है। जैसे किसी कठोर फर्श पर फेंकी गई रबर की गेंद वापस उछलती है। हाँ, और उसे ही हम प्रतिध्वनि कहते हैं। पर यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर परावर्तन, मतलब हर रिफ्लेक्शन इको नहीं होता। इसमें हमारे दिमाग की जीव विज्ञान का बहुत बड़ा हाथ है। दिमाग का? वो कैसे? हमारे दिमाग में किसी भी आवाज का असर लगभग 0.1 सेकंड तक रहता है। आप इसे सुनने की प्रक्रिया का ऑडियो रिफ्रेश रेट कह सकती हैं। अच्छा, ऑडियो रिफ्रेश रेट। तो अगर कोई दूसरी आवाज इस 0.1 सेकंड की विंडो के अंदर ही वापस आ जाए, तो दिमाग उसे समझ नहीं पाएगा। वो उसे प्रोसेस तो करेगा, लेकिन एक अलग आवाज के तौर पर नहीं। वो उसे पहली आवाज के साथ ही मिला देगा। जिससे आवाज बस थोड़ी लंबी या भारी लगेगी, अलग से सुनाई नहीं देगी। बिल्कुल सही। एक स्पष्ट इको सुनने के लिए मूल आवाज और टकराकर लौटने वाली आवाज के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का गैप होना ही चाहिए। और यहीं से इको के लिए 17 मीटर के न्यूनतम नियम का जन्म होता है। अच्छा, तो इसका गणित क्या है? हवा में आवाज की गति लगभग 344 मीटर प्रति सेकंड है, तो 0.1 सेकंड में आवाज 34.4 मीटर की दूरी तय करेगी। मतलब आवाज को जाने और टकराकर वापस आने में कुल 34.4 मीटर चलना होगा। हाँ,
तो दीवार की कम से कम दूरी इसकी आधी होनी चाहिए, यानी लगभग 17.2 मीटर। ये बहुत रोचक हो जाती है। वो कैसे? मैं हाल ही में एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो रही थी। वो कमरा एकदम खाली था, कोई फर्नीचर नहीं। जब मैं वहां बात कर रही थी तो मेरी आवाज गूंज रही थी, पर कोई स्पष्ट इको नहीं था, बस एक भिनभिनाती हुई भारी गूंज थी। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। अब उस कमरे की दीवारें तो 17 मीटर दूर बिल्कुल नहीं थी, मुश्किल से 4 या 5 मीटर होंगी। तो क्या वहां 17 मीटर का नियम गलत साबित हो गया? नियम गलत नहीं हुआ। जिसे हम अक्सर इको समझ लेते हैं ना, वो असल में अनुरणन या रिवर्बरेशन है। अच्छा, रिवर्बरेशन। इको और इसमें क्या फर्क है? छोटे कमरे में ध्वनि तरंगें दीवारों और छत से 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में बार बार टकराकर वापस आती हैं। क्योंकि वो 0.1 सेकंड से बहुत पहले आ रही हैं। बिल्कुल। तो दिमाग उन्हें अलग अलग नहीं सुनता, सारी आवाजें जुड़कर एक गूंज बन जाती हैं। तो इसीलिए सिनेमा हॉल की दीवारों पर वो अजीब से खुरदरे पैनल और भारी पर्दे लगे होते हैं। हाँ, एकदम सही पकड़ा आपने। वो छिद्रयुक्त नरम पदार्थ आवाज की ऊर्जा को सोख लेते हैं और अनुरणन को रोकते हैं। मतलब मेडिकल क्षेत्र में जो स्टेथोस्कोप इस्तेमाल होता है, वो भी तो इसी तरह काम करता है ना? नली के अंदर आवाज बार बार टकराती है और कान तक पहुंचती है। हाँ, वो भी बहुपरावर्तन का ही एक बहुत बढ़िया उदाहरण है। ये तो उन आवाजों की बात हुई जो हम इंसान सुन सकते हैं, लेकिन स्रोत का एक हिस्सा मुझे बहुत ही हैरान करने वाला लगा। आवृत्तियों का वो अदृश्य संसार। मतलब 20 हर्ट्ज से नीचे और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली तरंगे। हाँ, मानव कान तो बस इसी रेंज में सुन सकता है, लेकिन गैंडे का जो उदाहरण दिया है स्रोत में, वो तो दिमाग घुमा देने वाला है। गैंडे 5 हर्ट्ज की अवश्रव्य मतलब इंफ्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करते हैं। तो सोचिए, अगर कोई इंसान जंगल में खड़ा है और उसके पास ही एक गैंडा अपने साथी को जोर जोर से पुकार रहा है, तो इंसान को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। बिल्कुल, उसे लगेगा कि जंगल शांत है। मतलब जानवर और इंसान एक ही जगह पर रहकर पूरी तरह से अलग भौतिक वास्तविकताएं जी रहे हैं। ये एकदम सच है। हाथियों और व्हेल्स के मामले में भी ऐसा है। वे मीलों दूर तक बात करते हैं। और आपको पता है, भूकंप आने से पहले भी ऐसी ही तरंगें निकलती हैं। अच्छा, इसीलिए जानवर भूकंप से पहले बेचैन हो जाते हैं। हाँ, वे उस अदृश्य खतरे की आवाज सुन लेते हैं। हाँ, एक तरह का प्राकृतिक अलार्म सिस्टम है ये। और अगर हम स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर जाएं, पराश्रव्य या अल्ट्रासोनिक तरंगे जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं, चमगादड़ इनका बहुत इस्तेमाल करते हैं। हाँ, रात में उड़ने के लिए। वे आवाज निकालते हैं और इको से शिकार की दूरी माप लेते हैं। उनका दिमाग किसी रडार की तरह काम करता है। और इंसानों ने इस तकनीक को बहुत अच्छे से कॉपी किया है, जैसे पनडुब्बियों के लिए सोनार तकनीक। और मेडिकल साइंस में भी तो, अल्ट्रासाउंड में। बिल्कुल। इकोकार्डियोग्राफी में ये तरंगें शरीर के अंदर भेजी जाती हैं और टकराकर लौटने पर कंप्यूटर उसका चित्र बना देता है। यहाँ तक कि गुर्दे की पथरी तोड़ने में भी इनका इस्तेमाल होता है। हाँ, लेकिन स्रोत में एक बहुत ही जरूरी चेतावनी भी दी गई है। कौन सी? कई लोग मानते हैं कि अल्ट्रासाउंड से मस्तिष्क की उम्र का पता लगाया जा सकता है, जो कि गलत है। मस्तिष्क के लिए MRI या CT स्कैन ज्यादा कारगर होते हैं। ये बहुत अहम जानकारी है। इंटरनेट पर गलत खबरें बहुत फैलती हैं। और एक अफवाह ये भी है कि दूध का पाश्चराइकरण अल्ट्रासोनिक तरंगों से होता है, जबकि वो पूरी तरह से एक तापमान आधारित प्रक्रिया है। विज्ञान में सटीकता होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि ध्वनि कैसे मदद करती है, लेकिन क्या हो जब यही ध्वनि हमारी इच्छा के खिलाफ हो? मतलब जब वो शोर बन जाए? यहीं पर ध्वनि प्रदूषण और उसके नियम सामने आते हैं। ध्वनि को डेसिबल में मापते हैं, जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पर है। हाँ, जैसे पत्तियों की हल्की सरसराहट लगभग 20 डेसिबल होती है। और हम जो अभी बातचीत कर रहे हैं वो शायद 60 डेसिबल होगी लगभग। लेकिन सड़क पर एक ट्रक 80 से 85 डेसिबल का शोर करता है और जेट विमान का टेक ऑफ 150 डेसिबल तक जा सकता है। रॉकेट तो 180 तक जाते हैं। और वो जुड़ाकू विमानों का सोनिक बूम होता है, वो तो कान के पर्दे और इमारतों के शीशे तक फाड़ देता है। इसीलिए नियम बनाए गए हैं। भारत के 2000 के नियमों के मुताबिक आवासीय क्षेत्रों में दिन का शोर 55 डेसिबल और रात का 45 डेसिबल होना चाहिए। और WHO तो कहता है कि बेडरूम में ये 30 डेसिबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहीं पर एक पेंच है। पेंच? कैसा पेंच? देखिए, नियम कहता है 55 डेसिबल की सीमा है, लेकिन मेरे घर के पास से गुजरने वाला एक ट्रक 80 डेसिबल का शोर करता है। डेसिबल स्केल लॉगरिदमिक होता है,
तो 80 डेसिबल 55 से बहुत ज्यादा तेज है। हाँ, वो तो है। तो ये नियम तो हर मिनट टूट रहा है। ये 55 डेसिबल की सीमा तो एकदम अव्यावहारिक लगती है। पहली नज़र में ये अव्यावहारिक लगता ज़रूर है, लेकिन इसके नापने के तरीके को समझना होगा। ये किसी एक पल का शोर नहीं होता। अच्छा, तो फिर क्या है? इसे dBA/LEQ में मापा जाता है। LEQ का मतलब है एक निश्चित समय में शोर का औसत ऊर्जा स्तर। क्या ये पूरे दिन के कैलोरी बजट जैसा है? कैलोरी बजट मतलब अगर मैंने एक बार में बहुत सारा भारी पिज़्ज़ा खा लिया, जो कि उस 80 डेसिबल के ट्रक की तरह है, तो पूरे दिन मुझे उबली सब्जियां खानी पड़ेंगी, यानी एकदम शांति रखनी पड़ेगी ताकि दिन का औसत न बिगड़े। अरे वाह, ये उपमा बहुत शानदार है। एकदम ऐसे ही काम करता है ये। सच में? हाँ, अगर 80 डेसिबल का एक ट्रक गुजरा, लेकिन उसके बाद घंटों तक सड़क पर सन्नाटा रहा, तो 24 घंटे का जो औसत निकलेगा, वो 55 डेसिबल के अंदर ही होगा। ओह, अब समझ आया। लेकिन रिहायशी इलाकों में शोर को पहुंचने से रोकने के लिए भौतिक उपाय भी तो हैं, जैसे स्रोत में ग्रीन मफलर का जिक्र है। हाँ, ग्रीन मफलर। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या सच में थोड़े से पत्ते इतने तेज ट्रक के शोर को रोक सकते हैं? ये कोई दिखावटी चीज नहीं है, पूरी तरह से विज्ञान है। जब सड़कों के किनारे पेड़ों की 4-5 कतारें लगाई जाती हैं, तो पत्तों का बहुत बड़ा सतह क्षेत्र सामने आता है। जब आवाज इन पत्तों से टकराती है, तो 3 चीजें होती हैं। पहला, कुछ आवाज वापस सड़क की तरफ मुड़ जाती है। दूसरा, घर्षण के कारण आवाज की ऊर्जा सोख ली जाती है और हल्की सी ऊष्मा में बदल जाती है। और तीसरा, आवाज टहनियों और पत्तों के बीच से गुजरते हुए बिखर जाती है, उसकी दिशा भटक जाती है। तो ये सच में काम करता है? बिल्कुल। एक सही हरित पट्टी शोर को 10 से 15 डेसिबल तक कम कर सकती है, जो कि बहुत बड़ा अंतर है। सच में, ये तो प्रकृति का अपना कमाल का इंजीनियरिंग समाधान है। नमस्कार। अब उत्तर प्रदेश स्पेशल सीरीज के अंतर्गत हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक के माध्यम से हम महत्वपूर्ण तथ्यों और कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे, जो सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और विस्तार से चर्चा करते हैं विद्युत के मूलभूत नियमों के बारे में। जी बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन सिर्फ रटे रटाए तथ्यों को दोहराना नहीं है। आज हम विद्युत आवेश, विद्युत धारा और ओम के नियम जैसे उन विषयों को जो किताबों में अक्सर बहुत जटिल और शुष्क लगते हैं, उन्हें इतनी गहराई से डिकोड करेंगे कि इसके पीछे का क्यों और कैसे बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। हाँ, और ये अप्रोच सबसे सही है, क्योंकि देखिए विज्ञान के जो नियम है ना, ये केवल प्रयोगशालाओं या किताबों तक ही सीमित नहीं है। अगर इन्हें ध्यान से देखा जाए तो हमारे घरों के छोटे से एलईडी बल्ब से लेकर आसमान में कड़कने वाली विशालकाय आसमानी बिजली तक हर जगह यही बुनियादी नियम काम कर रहे हैं। सही कहा। जब मूलभूत सिद्धांत समझ में आ जाते हैं तो फिर परीक्षा का कोई भी प्रश्न कठिन नहीं लगता। सही कहा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से भौतिकी का ये पूरा अध्याय शुरू होता है, यानी ब्रह्मांड के उस अदृश्य बल से जिसे हम विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। बिल्कुल। सबसे बुनियादी तथ्य ये है कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, जिसकी अपनी कोई दिशा नहीं होती, और इसे कूलॉम में मापा जाता है। हाँ, जिसे C से दर्शाते हैं। एग्जैक्टली। और एक बहुत ही सामान्य नियम है कि समान आवेश एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। साथ ही आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, यह न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जी, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का नियम है। राइट। लेकिन यहाँ थोड़ा रुककर इसे अनपैक करते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि आवेश ना तो बन सकता है और न ही नष्ट हो सकता। फिर रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा क्यों कहा जाता है कि भाई फलां वस्तु चार्ज हो गई है? जैसे बचपन में हम सबने किया है, कंघी को बालों में रगड़ने पर वो कागज के छोटे टुकड़ों को खींचने लगती है। हाँ, बिल्कुल। तो अगर नया आवेश नहीं बना तो वो चार्ज आया कहाँ से? देखिए, ये विरोधाभास अक्सर भ्रम पैदा करता है विद्यार्थियों में। असल में जब कोई वस्तु चार्ज होती है तो वहां शून्य से कोई नया आवेश पैदा नहीं होता। अच्छा। हाँ, ये सिर्फ एक कह सकते हैं पुनर्वितरण या रीडिस्ट्रीब्यूशन है। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी एक जेब से कुछ सिक्के निकालकर दूसरी जेब में रख ले। हाँ, तो टोटल पैसे उतने ही रहे। एग्जैक्टली।
उस व्यक्ति के पास कुल सिक्कों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आया, बस उनकी जगह बदल गई। हाँ। ठीक इसी तरह जब कंघी को बालों से रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण यानी फ्रिक्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन बालों से टूटकर कंघी पर आ जाते हैं। ओहो, मतलब इलेक्ट्रॉनों की हेराफेरी है सारी। बिल्कुल। जिस वस्तु ने इलेक्ट्रॉन खो दिए वहां धनावेशित यानी पॉजिटिव चार्ज हावी हो गया, और जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए वो ऋणावेशित यानी नेगेटिव हो गई। लेकिन अगर दोनों को यानी बाल और कंघी को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो पूरे सिस्टम का कुल आवेश अब भी शून्य ही है। मतलब ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के एक जगह से दूसरी जगह कूदने का खेल है। जी। अब जब ये आवेश एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बीच बल लगता है, और यहीं पर कूलॉम का नियम तस्वीर में आता है। हाँ, कूलॉम्स लॉ। ये नियम बताता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन इसमें जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है वो दूरी का प्रभाव है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। जी बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप दो आवेशों के बीच की दूरी को दोगुना कर दें तो उनके बीच का बल आधा नहीं होगा बल्कि वो 1/4 रह जाएगा। अरे वाह, मतलब असर बहुत तेजी से कम होता है। हाँ, और अगर दूरी 3 गुना कर दे तो बल 9 गुना कम हो जाएगा। आपको याद होगा गुरुत्वाकर्षण का नियम भी ठीक इसी इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है, और परीक्षाओं में ये पैटर्न मतलब बार बार पूछा जाता है। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है परीक्षा के लिहाज से। अच्छा, रुके हुए आवेशों की बात तो समझ में आती है, लेकिन असली जादू तब शुरू होता है जब ये आवेश किसी चालक के भीतर एक दिशा में दौड़ने लगते हैं। जी, जैसे हम करंट कहते हैं। राइट। इसी प्रवाह को हम विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। प्रति इकाई समय में प्रवाहित होने वाले नेट आवेश को विद्युत धारा कहा जाता है। ये भी, ध्यान दें, एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक एम्पियर है। बिल्कुल। सरल शब्दों में कहें तो 1 एम्पियर का मतलब है कि किसी बिंदु से 1 सेकंड में 1 कूलॉम्ब आवेश गुजर रहा है। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही आधुनिक तथ्य जोड़ना जरूरी है। जी बताइए। वर्तमान एसआई प्रणाली में एम्पियर की परिभाषा अब एलिमेंट्री चार्ज के एक निश्चित मान पर आधारित कर दी गई है। रुकिए, इस एलिमेंट्री चार्ज को थोड़ा विस्तार से समझना जरूरी है। ये है क्या? देखिए, एलिमेंट्री चार्ज प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे छोटा स्वतंत्र रूप से मौजूद आवेश है। यह एक प्रोटॉन पर मौजूद धनावेश या एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद ऋणावेश की सटीक मात्रा है। यह इतना सूक्ष्म है कि हम इसे सीधे नहीं देख सकते, लेकिन विज्ञान ने इसे एक स्थिरांक के रूप में यानी कांस्टेंट के रूप में तय कर दिया है। अच्छा। तो एम्पियर को किसी तार के बल से नहीं बल्कि इसी एलिमेंट्री चार्ज की गिनती के आधार पर परिभाषित किया जाता है। ये तो ही परिभाषा के बाद, लेकिन करंट की दिशा को लेकर इतिहास में एक बहुत बड़ी और रोचक गलती हुई थी, राइट? ओहो, वो तो विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी भूलों में से एक है। ना, दशकों से विज्ञान की किताबों में परंपरागत धारा यानी कन्वेंशनल करंट की दिशा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर दिखाई जाती है। जी। लेकिन असलियत में जो असली हीरो हैं यानी इलेक्ट्रॉन जो बह रहे हैं वे बिल्कुल उल्टी दिशा में दौड़ते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो क्या ये ऐतिहासिक भ्रम किसी भी नए विद्यार्थी को उलझाने के लिए काफी नहीं है? ये भ्रम बिल्कुल स्वाभाविक है और इसकी जड़ें इतिहास में है। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे शुरुआती वैज्ञानिकों ने बिजली का अध्ययन शुरू किया था ना, तब तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। उन्हें बस इतना पता था कि कुछ तो है जो बह रहा है। अच्छा, तो उन्होंने बस गेस कर लिया। उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये बहाव पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, और जब तक जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और ये साबित किया कि असल में नेगेटिव कण बहते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बिल्कुल। तब तक दुनिया भर के सारे गणितीय सूत्र, नियम और परिपथ के चित्र उसी पुरानी दिशा के आधार पर बन चुके थे। अरे बाप रे! तो फिर उन्होंने क्या किया? विज्ञान जगत ने फैसला किया कि पूरी व्यवस्था को पलटने के बजाय हम मान लेंगे कि परंपरागत धारा धनावेश के बहने की काल्पनिक दिशा है। इसीलिए आज भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता हुआ दिखाया जाता है। लेकिन परीक्षा के लिहाज से ये याद रखना अहम है कि धात्विक चालकों में असली प्रवाह हमेशा इलेक्ट्रॉन का होता है, जो परंपरागत धारा के ठीक विपरीत होता है। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक तथ्य है।
परीक्षार्थियों को यह अंतर बिल्कुल स्पष्ट रखना चाहिए। अब जब बहाव की बात हो रही है तो धारा के दो मुख्य प्रकारों, दिष्ट धारा यानी डीसी और प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी को समझना भी जरूरी है। जी। डीसी एक सीधी रेखा में चलती है, इसकी दिशा कभी नहीं बदलती। जैसे बैटरी या सेल से मिलने वाली धारा डीसी होती है। हाँ। वहीं एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी दिशा लगातार बदलता रहता है। हमारे घरों के सॉकेट में एसी ही आती है। बिल्कुल। और देखिए, एसी के महत्व को अक्सर कम आंका जाता है। वो कैसे? सवाल उठता है कि जब बैटरी वाले उपकरण डीसी पर इतनी अच्छी तरह काम करते हैं तो पूरे शहर या देश के पावर ग्रिड एसी पर क्यों चलते हैं? हाँ, ये सवाल तो मन में आता है। इसका सबसे बड़ा कारण है ट्रांसफार्मर का उपयोग। एसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की मदद से बहुत आसानी से स्टेप अप यानी बढ़ाया या स्टेप डाउन यानी घटाया जा सकता है। अच्छा, तो वोल्टेज को कंट्रोल करना आसान है। जी। पावर प्लांट में बिजली पैदा होने के बाद उसे लाखों वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है ताकि तारों में ऊर्जा का नुकसान कम से कम हो। और फिर जब वो शहरों में पहुंचती है तो इसे वापस कम कर लिया जाता है। डीसी के साथ इतनी आसानी से वोल्टेज बदलना संभव नहीं था। हालांकि आज के समय में कुछ विशेष स्थितियों में हाई वोल्टेज डीसी यानी HVDC का भी इस्तेमाल होता है। राइट। यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि धारा खुद ब खुद तारों में नहीं दौड़ती। बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ने के लिए एक धक्के की जरूरत होती है और रास्ते में उन्हें रुकावटों का भी सामना करना पड़ता है। तो चलिए इस धक्के और रुकावट के विज्ञान को समझते हैं। जो ऊर्जा या बल आवेशों को परिपथ में धकेलता है ना, उसे हम विद्युत विभव यानी पोटेंशियल या विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसे हम आम भाषा में वोल्टेज कहते हैं। हाँ, इसे वोल्ट में मापा जाता है। एक खुला परिपथ जिसमें कोई करंट नहीं बह रहा हो, वहां स्रोत के सिरों के बीच का अधिकतम विभवांतर ही विद्युत वाहक बल या EMF कहलाता है। इसे समझने के लिए देखिए, पुरानी किताबों में अक्सर पानी के पाइप का उदाहरण दिया जाता है, जो अब थोड़ा घिसा पिटा हो चुका है। हाँ, वो तो है। इसकी जगह चलिए एक भीड़ भाड़ वाले बाधा दौड़ यानी ऑब्स्टिकल कोर्स की कल्पना करते हैं। अच्छा, ये दिलचस्प है। वोल्टेज वो इनाम या मोटिवेशन है जो धावकों यानी इलेक्ट्रॉनों को दौड़ने के लिए प्रेरित करता है। करंट वो संख्या है कि कितने धावक एक सेकंड में फिनिश लाइन पार कर रहे हैं। और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या है? ये ट्रैक की वो चौड़ाई है जिसमें बहुत सारी बाधाएं रखी हैं। ट्रैक जितना संकरा होगा और उसमें जितने ज्यादा पत्थर या कीचड़ होगा, हाँ, धावकों को आगे बढ़ने में उतनी ही ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। अरे वाह, ये बाधा दौड़ का उदाहरण ओम के नियम यानी ओम्स लॉ को बहुत सटीकता से समझाता है। बिल्कुल। ओम का नियम कहता है कि यदि भौतिक अवस्थाएं जैसे कि तापमान समान रहें तो किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। यानी V बराबर IR, V इज इक्वल टू IR। एग्जैक्टली। अगर आप धावकों का मोटिवेशन यानी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो फिनिश लाइन पार करने वालों की संख्या यानी करंट भी बढ़ेगी, बशर्ते ट्रैक की बाधाएं यानी प्रतिरोध वैसे ही रहे। और इस रुकावट यानी प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है। गणितीय रूप से देखें तो R बराबर ρL/A। R इज इक्वल टू ρL/A। जी। तार जितना लंबा होगा यानी L, इलेक्ट्रॉनों को उतनी ही लंबी बाधा दौड़ पूरी करनी पड़ेगी, इसलिए प्रतिरोध ज्यादा होगा। तार जितना मोटा होगा यानी क्रॉस सेक्शन एरिया A, रास्ता उतना ही चौड़ा होगा और प्रतिरोध कम हो जाएगा। सही कहा। और इसमें एक शब्द और आता है, प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी, जिसे रो कहते हैं। हाँ, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि तार किस चीज का बना है, वो तांबे का है, एल्यूमिनियम का है या किसी अन्य पदार्थ का। और यहीं पर एक ऐसा कॉन्सेप्ट सामने आता है जो परीक्षाओं में बहुत गहराई से पूछा जाता है। आप तापमान के प्रभाव की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। अगर किसी तांबे के तार यानी धातु का तापमान बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मी पाकर धातु के अंदर के परमाणु बहुत तेजी से कंपन करने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। हाँ। जब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वे इन कांपते हुए परमाणुओं से बार बार टकराते हैं, तो रुकावट बढ़ जाती है। लेकिन अगर यही प्रयोग किसी अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ किया जाए तो कहानी बिल्कुल उल्टी हो जाती है। हाँ, ये परीक्षाओं का पसंदीदा सवाल है।
तापमान बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घट जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्मी मिलने पर अर्धचालकों के परमाणुओं के बीच के कुछ बंध यानी बॉन्ड्स टूट जाते हैं और इससे ढेर सारे नए इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। अरे वाह, मतलब और ज्यादा धावक ट्रैक पर आ गए। एग्जैक्टली ये नए मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा को बहने में मदद करते हैं। धातुओं और अर्धचालकों के बीच ये अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब तापमान बढ़ने पर धातुएं करंट को रोकती हैं, जबकि अर्धचालक उसे और आसानी से बहने देते हैं। जी। और हाँ, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ओम का नियम ब्रह्मांड का कोई अटल नियम नहीं है। कुछ युक्तियां ऐसी होती हैं जो इसका पालन बिल्कुल नहीं करती। जैसे कि डायोड। हाँ, डायोड या रेक्टिफायर जैसे उपकरण गैर ओमीय यानी नॉन ओमिक होते हैं। इनमें वोल्टेज और करंट का ग्राफ एक सीधी रेखा नहीं बनता। बिल्कुल, ये करंट को सिर्फ एक दिशा में बहने देते हैं। जैसे किसी स्टेडियम का वन वे टर्नस्टाइल गेट होता है, जहां से आप अंदर तो जा सकते हैं लेकिन बाहर नहीं आ सकते। बहुत सही उदाहरण है। अब जब हम विभव, धारा और रुकावट के इन बुनियादी नियमों को समझ चुके हैं, तो देखते हैं कि हम इन्हें वास्तविक दुनिया में कैसे इस्तेमाल करते हैं। परिपथ यानी सर्किट में उपकरणों को जोड़ने के दो मुख्य तरीके होते हैं। एक श्रेणी संयोजन यानी सीरीज और दूसरा समानांतर संयोजन यानी पैरेलल। जी, श्रेणी संयोजन में सारे उपकरण एक ही तार से एक कतार में जुड़े होते हैं। करंट के पास बहने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, इसलिए हर उपकरण से समान धारा गुजरती है। लेकिन इसमें एक बड़ी खामी है। बिल्कुल है। अगर बीच का एक भी उपकरण खराब हुआ ना, तो रास्ता टूट जाता है और आगे के सारे उपकरण बंद हो जाते हैं। जैसे वो पुरानी दिवाली की झालरें होती थीं, एक बल्ब फ्यूज तो पूरी लड़ी बंद। हाँ, इसीलिए हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो समानांतर संयोजन यानी पैरेलल में होती है। जी। इसमें हर उपकरण का मेन सप्लाई के साथ अपना एक अलग रास्ता होता है। इससे हर उपकरण को समान वोल्टेज मिलता है और सबसे बड़ी बात, अगर घर का एक पंखा खराब हो जाए तो टीवी और फ्रिज पर कोई असर नहीं पड़ता, वे मजे से चलते रहते हैं। सही कहा। अब कुछ ऐसे उपकरणों के पीछे का विज्ञान समझते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं, जैसे कि विद्युत जनित्र यानी जनरेटर और विद्युत मोटर। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका सिद्धांत है विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब किसी कुंडली या कॉइल को एक शक्तिशाली चुंबक के बीच घुमाया जाता है तो उसमें धारा पैदा हो जाती है। इसके ठीक विपरीत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। मतलब मोटर जनरेटर का उल्टा है। बिल्कुल। मोटर में जब कुंडली में करंट भेजा जाता है तो चुंबकीय प्रभाव के कारण वो घूमने लगती है। एक और बहुत ही दिलचस्प उपकरण है माइक्रोफोन, जिसके जरिए हमारी आवाज, जैसे अभी इस वक्त रिकॉर्ड हो रही है, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत संकेतों में बदलता है। लेकिन ये काम कैसे करता है? देखिए, माइक्रोफोन मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक होता है डायनेमिक माइक्रोफोन, जो प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें एक छोटा सा पर्दा या डायाफ्राम होता है जिससे एक तार की कुंडली जुड़ी होती है। जब हम बोलते हैं तो हवा के दबाव से वो पर्दा हिलता है, कुंडली चुंबक के बीच आगे पीछे होती है और करंट पैदा हो जाता है। और दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा होता है कंडेंसर माइक्रोफोन। ये धारिता या कैपेसिटेंस के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें दो प्लेटें होती हैं जो कैपेसिटर की तरह काम करती हैं। ध्वनि तरंगों के कारण जब एक प्लेट हिलती है तो दोनों के बीच की दूरी बदलती है, जिससे परिपथ में वोल्टेज बदलता है और आवाज रिकॉर्ड हो जाती है। क्या बात है। अच्छा, यहाँ एक चीज और है, रेक्टिफायर। ये ऐसा सर्किट है जो ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी को डायरेक्ट करंट यानी डीसी में बदलता है। हाँ, फिल्टर सर्किट के साथ। राइट। ये वही तकनीक है जो हमारे मोबाइल फोन के चार्जर के अंदर होती है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। पूछिए। थोड़ी देर पहले हमने ट्रांसफार्मर की बात की थी जो एसी वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। जी। अगर ट्रांसफार्मर वोल्टेज बदल सकता है तो क्या हम अपनी 12 वोल्ट की डीसी बैटरी को सीधे ट्रांसफार्मर से जोड़कर उसे 220 वोल्ट में बदलकर घर के उपकरण नहीं चला सकते? ये सवाल बहुत ही बुनियादी है और इसका जवाब ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली में छिपा है। तो बताइए, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ट्रांसफार्मर पारस्परिक प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है, और प्रेरण तभी होता है जब चुंबकीय क्षेत्र लगातार बदल रहा हो
यानी उसमें फ्लक्स का बदलाव हो रहा हो। अच्छा। एसी करंट अपनी दिशा और परिमाण लगातार बदलता है, जिससे एक बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है और दूसरी कुंडली में करंट आ जाता है। हो। लेकिन डीसी करंट वो तो एक समान दिशा में लगातार बहता है। वो एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जिसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, और चूंकि कोई बदलाव नहीं होता इसलिए दूसरी कुंडली में कोई प्रेरण भी नहीं होता। अरे वाह, ये वाकई में विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा आहा पल है। बिल्कुल, यही कारण है कि ट्रांसफॉर्मर डीसी बैटरी के साथ काम ही नहीं कर सकता। यानी ऊर्जा के ट्रांसफर के लिए बदलाव का होना सबसे जरूरी शर्त है। क्या बात है। अच्छा, इसके अलावा कुछ अन्य उपकरण भी हैं जहां विद्युत धारा के तापीय प्रभावों का सीधा इस्तेमाल होता है? जैसे कि बल्ब। हाँ, पारंपरिक तीले रंग वाले बल्ब में टंगस्टन का फिलामेंट क्यों लगाया जाता है? क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत उच्च होता है, लगभग 3380 डिग्री सेल्सियस। वो इतनी भयंकर गर्मी में भी पिघलता नहीं है, और उसे जलने से बचाने के लिए बल्ब के अंदर से ऑक्सीजन निकालकर उसमें आर्गन या नाइट्रोजन जैसी अक्रिय गैसें भर दी जाती हैं। बिल्कुल सही। उसी तरह रूम हीटर या इलेक्ट्रिक इस्त्री में नाइक्रोम के तार का इस्तेमाल होता है। नाइक्रोम ही क्यों? क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है। जब इसमें से करंट गुजरने की कोशिश करता है तो ये बहुत अधिक ऊष्मा पैदा करता है, और सबसे बड़ी बात, ये उच्च तापमान पर भी हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज नहीं होता, यानी जलकर टूटता नहीं है। जी। इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उदाहरण भी है, जहां विद्युत धारा का उपयोग करके लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है ताकि लोहे को जंग लगने से बचाया जा सके। विद्युत ऊर्जा जितनी उपयोगी है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। परिपथों से निकलकर अब हम सुरक्षा और बड़े स्तर के विद्युत क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं। हमारे घरों में सुरक्षा का सबसे पहला कवच होता है फ्यूज तार। जी। इसे हमेशा सर्किट के साथ श्रेणीक्रम यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। और फ्यूज का पीछे का विज्ञान सीधा है। ये कम गलनांक वाली यानी लो मेल्टिंग पॉइंट वाली किसी धातु या सीसा और टिन की मिश्र धातु से बना होता है। जैसे ही किसी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड का कारण घर की वायरिंग में निर्धारित सीमा से ज्यादा करंट आता है, ये तार तुरंत गर्म होकर पिघल जाता है, परिपथ टूट जाता है और आगे के महंगे उपकरण जलने से बच जाते हैं। पर आजकल तो फ्यूज कम ही दिखते हैं। हाँ, आजकल घरों में फ्यूज की जगह MCB यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ने ले ली है। ये ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि ज्यादा करंट आते ही इसका स्विच स्वतः ही नीचे गिर जाता है, ट्रिप हो जाता है, और फॉल्ट ठीक करने के बाद इसे वापस ऊपर किया जा सकता है। सुरक्षा के लिहाज से एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है अर्थिंग या भूसंपर्कण। जब फ्रिज या वॉशिंग मशीन जैसे किसी धातु वाले उपकरण में करंट लीक हो जाता है, हाँ? तो अर्थिंग का हरा तार उस करंट को सीधे पृथ्वी के अंदर पहुंचा देता है, जो कि बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि इंसान का शरीर, खासकर जब वो नमी में हो, हाँ? तो विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है। जी। तो अर्थिंग के कारण वो करंट हमारे शरीर से होकर नहीं गुजरता और हम बिजली के झटके से बच जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तारों के अंदर बहने वाले करंट को तो हम समझ गए। हाँ। लेकिन जब हमें खुले आकाश या किसी बड़े स्थान में विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करना हो तो हमें गॉस के नियम यानी गॉस लॉ की जरूरत पड़ती है। गॉस के नियम को अक्सर एक बहुत ही जटिल गणितीय समीकरण के रूप में पढ़ाया जाता है। इंटीग्रल E.ds बराबर Q/ε0। लेकिन अगर हम उस समीकरण को एक तरफ रख दें, हाँ, तो इसे कल्पना के जरिए कैसे समझा जा सकता है? देखिए, इसे ऐसे सोचिए कि अंतरिक्ष में एक रोशनी से जगमगाता हुआ बल्ब रखा है। ओके। और हम उस बल्ब को एक बड़े से उपहार वाले डिब्बे में बंद कर देते हैं। गॉस का नियम कहता है कि उस डिब्बे के बाहर कितनी रोशनी निकलेगी, जिसे हम विद्युत फ्लक्स मान सकते हैं। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि डिब्बे के अंदर कितने बल्ब बंद है। अच्छा, जी। डिब्बे का आकार कैसा है या डिब्बे के बाहर कितने बल्ब रखे हैं, उससे स्कूल फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विद्युत क्षेत्र के मामले में किसी बंद सतह के आर पार जाने वाला कुल नेट फ्लक्स उस सतह के भीतर बंद कुल आवेश पर निर्भर करता है। अरे वाह, मतलब बाहर के आवेश फ्लक्स को प्रभावित नहीं करते? बिल्कुल नहीं। ये नियम जटिल आकारों में विद्युत क्षेत्र की गणना को बेहद आसान बना देता है। और जब हम विशाल विद्युत क्षेत्रों की बात कर रहे हैं तो प्रकृति का सबसे खौफनाक और शक्तिशाली विद्युत निर्वाहन यानी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज तो आसमान में दिखता है।
तड़ित या लाइटनिंग के रूप में। हाँ, ये कैसे होता है कि आसमान का पानी अचानक लाखों वोल्ट की बिजली में बदल जाता है? और वो बर्फ के टुकड़ों वाली क्या कहानी है? तड़ित की प्रक्रिया वास्तव में बादलों के अंदर एक विशाल बैटरी बनने जैसी है। तूफानी बादलों के अंदर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े तेज हवाओं के कारण ऊपर नीचे होते हैं। इस दौरान वे आपस में टकराते हैं। जो भारी बर्फ के कण होते हैं ना, जिन्हें ग्रोपेल कहा जाता है, वे टकराने पर इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं और ऋणावेशित यानी नेगेटिव होकर बादल के निचले हिस्से में जमा हो जाते हैं। और जो हल्के हिम क्रिस्टल होते हैं वो धनावेशित यानी पॉजिटिव होकर ऊपर चले जाते हैं। यानी बादल का निचला हिस्सा पूरी तरह से नेगेटिव हो गया। और जमीन का क्या होता है? यहीं पर प्रेरण यानी इंडक्शन का सिद्धांत काम आता है। अच्छा। बादल का वो विषावन नेगेटिव हिस्सा नीचे धरती की सतह पर मौजूद इलेक्ट्रॉनों को दूर धकेल देता है, जिससे धरती का वो हिस्सा धनावेशित यानी पॉजिटिव हो जाता है। अब बादल और जमीन के बीच एक भयंकर अदृश्य तनाव, एक तीव्र विद्युत क्षेत्र बन जाता है। लेकिन हवा तो कुचालक है ना, वो तो करंट को बहने नहीं देती। सामान्य स्थिति में हवा एक बहुत अच्छी कुचालक यानी इंसुलेटर है, लेकिन जब ये वोल्टेज करोड़ों वोल्ट तक पहुंच जाता है तो हवा की बर्दाश्त करने की सीमा यानी उसकी विद्युत रोधी क्षमता टूट जाती है। बाप रे। हवा आयनित यानी आयोनाइज्ड हो जाती है और एक पलक झपकते ही वो विशाल आवेश आसमान से धरती की ओर दौड़ पड़ता है। और उसी भयानक निर्वहन को हम बिजली गिरना कहते हैं। हवा को चीरते हुए जो ऊर्जा नीचे आती है वो हवा को सूर्य की सतह से भी ज्यादा गर्म कर देती है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा को समेटते हुए हमने सिर्फ तथ्यों की सूची नहीं देखी, बल्कि उनके पीछे के विज्ञान को समझा। हमने देखा कि कैसे आवेश ना तो बनता है ना मिटता है। हाँ, कैसे सदियों पुरानी एक गलती के कारण आज भी हम परंपरागत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के विपरीत मानते हैं। हमने बाधा दौड़ के उदाहरण से ओम के नियम को समझा, धातुओं और अर्धचालकों के बीच के फर्क को गहराई से जाना जी, और ये भी समझा कि ट्रांसफार्मर केवल एसी करंट के साथ ही काम क्यों करता है, क्योंकि उसे फ्लक्स में बदलाव चाहिए। बिल्कुल सही। और अंत में मैं विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जो विज्ञान के इस पूरे विषय को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। जी, बताइए। जरा सोचिए, मानव जाति ने इसी अदृश्य विद्युत आवेश को इतनी बारीकी से समझना और नियंत्रित करना सीख लिया है कि एक छोटे से एमसीबी स्विच के भीतर किसी शॉर्ट सर्किट के होते ही वो मिलीसेकंड में धारा को रोक देता है। एक छोटा सा फ्यूज तार हमारी तकनीक को जलने से बचा लेता है, लेकिन वही विद्युत आवेश जब आसमान के बादलों में अनियंत्रित रूप से जमा होता है तो हवा जैसी सख्त विद्युत रोधी चीज को भी चीरते हुए पृथ्वी तक अपना रास्ता बना ही लेता है। एक और इंसान की मिलीमीटर स्तर की नियंत्रण क्षमता है और दूसरी ओर प्रकृति के इस बल का वो भयानक अनियंत्रित रूप है। वाकई नियंत्रण और प्रकृति के इस भयानक रूप के बीच का ये जो अंतर है, यही असल में विज्ञान का सबसे बड़ा रोमांच है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। ये वाकई गहराई से सोचने वाली बात है। नियंत्रण और अथाह शक्ति का ये संतुलन ही भौतिकी को इतना आकर्षक बनाता है। विज्ञान की ये मूलभूत नियम महज परीक्षा के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये वो चश्मा है जिससे पूरी दुनिया के काम करने का तरीका स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगली बार जब भी कोई स्विच ऑन हो या आसमान में बिजली कड़के, तो उसके पीछे काम कर रहे इन नियमों को जरूर याद कीजिएगा। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ इस वैज्ञानिक सफर पर निकलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।